हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर अर्पिता शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन और उसके आर्टिकल 14 के अंडर वैलिडिटी। दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ GS paper 2 preliminary examination, also GS paper 2 in mains also, and also when it comes to ethics and essay paper। आपका ethics का पेपर, essay का पेपर GS paper 2 और prelims के लिए 4 stages के लिए ये particular topic important है, even from your interview perspective, or if you have PubAd as optional or Pol Science as optional, then also we need to study the reasonable classification, what is it and what is its validity under article 14। So let's start, शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले। क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 14 जो है वो परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। किस चीज का रीजनेबल क्लासिफिकेशन? पर्सन्स का, ऑब्जेक्ट्स का, ट्रांजैक्शंस का जो स्टेट करती हैं। सो आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 14 इट इज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट, ट्रांजैक्शंस बाय द स्टेट for the purpose of achieving specific ends or specific results that helps in the development of the society। However, Article 14 forbids class legislation। Article 14 बोलता है class legislation हम accept नहीं करते, but हम reasonable classification accept करते हैं। तो question आता है what is this reasonable classification there? ये होता क्या है? देखो, पहली बात तो ये समझते हैं आर्टिकल 14 क्या होता है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आर्टिकल 14। ओके, आर्टिकल 14 जो है इट says that state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। भारत के टेरिटरी में स्टेट यानी कि गवर्नमेंट किसी को भी इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगी, सब इक्वल हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो वन इज अबव द लॉ ऑफ लैंड। राइट इट डाउन, no one is above the law of land। हमारे टेरिटरी में जो लॉ का पालन किया जाता है उससे ऊपर कोई नहीं है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ इज एन इंटरफेरेंस डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बेसिकली इफ वी समराइज इट सेज रूल ऑफ द लॉ का ही रूल है, राइट, विच एम्स टू स्टैब्लिश इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्रियम्बल में भी ये बात लिखी हुई है कि सब इक्वल हैं, चाहे वो स्टेटस हो चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, कोई किसी से ऊपर नहीं है। लॉ से ऊपर तो कोई भी नहीं है, आप कानून से ऊपर नहीं जाके काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है जो आर्टिकल 14 कहता है। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी लेकर आया है न्यू बैचेस यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 30 जून से, ठीक है। ये नए बैचेस हैं, फिनिक्स रिवीजन बैच, 1 ईयर बैच एंड 2 ईयर बैच। हमारे पास एनसीईआरटी के भी सेपरेट बैचेस हैं और ये सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आज से 30 जून से। देखिए, जब आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं तो एक गाइडेंस की जरूरत होती है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कैसे चीजों को आगे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, परफॉर्म कैसे करना है टेस्ट में, और अगर कम परफॉर्मेंस आ रही है तो उसको सुधार कैसे करना है, अपनी गलतियों को कैसे जानना है। उसके लिए एक मेंटोर, एक टीचर, एक गाइड की जरूरत पड़ती है। अनअकैडमी पे आप देखेंगे स्पेशलिस्ट टीचर्स आपके पास है जिन्होंने खुद ये एग्जाम क्लियर किया है। राकेश वर्मा सर है हमारे पास, राइट, सुनील सर है हमारे पास, ठीक है। तो पॉलिटी के एक्सपर्ट्स है हमारे पास, ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स हैं अनअकैडमी पर। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको गाइड करने के लिए में सक्षम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिले, आप 2022 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बैचेस हैं, 2023 की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बैचेस हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट करना आपके लिए बैचेस है। तो अगर आप अपने गाइडेंस एक प्रॉपर चाहते हो तैयारी में तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लस के सब्सक्रिप्शन का कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10, जिससे आपको डायरेक्ट 10% डिस्काउंट मिल जाए आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। सो आर्टिकल 14 इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारे इस आर्टिकल में आपको पता है, इफ यू हैव स्टडीड फंडामेंटल राइट्स ना, देन यू नो अबाउट इट दैट आर्टिकल 14 अंडरलाइन दिस guarantees right to equality for every
citizen of the country, irrespective of caste, gender, culture, society, tradition, etc. Everybody is equal in country in the eyes of law, and it encompasses general principles of equality before law and prohibits unreasonable discrimination between two person. यानी कि आप unreasonable, जिसको आप reason ना दे सको, उस बेसिस पे अगर आप discrimination करते हो दो लोगों के बीच में, वो अलाउड नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. So this article embeds the idea of equality which is also expressed in the preamble. Preamble में भी idea expressed है जो article 14 में लिखा गया है. So it is declared in this article 14, यहाँ पर declare किया गया है कि the state shall not deny to any person equality before the law और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इस कंट्री में किसी को भी लॉ के तहत इक्वल प्रोटेक्शन की मनाही नहीं होगी. लॉ के तहत इक्वालिटी सब में देखी जाएगी. ओके, नाउ ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ से पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये टर्म कैसे आया है, ओरिजिनेशन कैसे हुआ है इसका. द टर्म हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम अमेरिका. देखो, यू ऑल नो दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड व्हेन इट बाय टेकिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस. हमने काफी कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ एस्पेक्ट्स वहां से लेकर मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए हैं. तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आता है आपका अमेरिका से. इट इज समवॉट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट व्हिच एम्स एट implication of an absence of some special privileges. नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों? नेगेटिव मतलब बुरा नहीं होता है, नेगेटिव का मतलब होता है ना. ठीक है, ना मतलब क्या है कि आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. That is na. Okay, no means negative concept. No means that you will get some special privileges and someone else will not be receiving those privileges. No. There is no such concept in this origination of equality before law. So this can be by the reason of birth, religion, sex, caste, etc. and by the ordinary law in favor of persons and all the equal subject of classes. So ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री में कुछ क्लास ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं और दूसरों को वो नहीं दिए जा रहे हैं. ऐसा नहीं होगा. Term has its origin from Britain also. It is somewhat in Britain it is somewhat a positive concept. अमेरिका में ये concept negative concept समझा जाता है. ब्रिटेन में इस कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट समझा जाता है, विच सेज इक्वल ट्रीटमेंट इन आइडेंटिकल सिचुएशंस. अगर सेम सिचुएशन है उसमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. In other words, president or prime minister of the country should be dealt in the same manner in law as that of a common citizen. Law के नजरों में ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी, पर किसी इंसान ने, सिटीजन ने कर दिया उसको पनिशमेंट होगी. नहीं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इफ दे हैव डन समथिंग, दे विल बी ट्रीटेड एज, दे विल बी गिवन द सेंटेंस और पनिश्ड इन द सेम मैनर एज द citizens, common citizens will be, right? So these are the two interpretations when it comes to America and Britain. And in India we got the rule of law. India में हमारे पास rule of law हमने लिया. rule of law क्या होता है? देखो, इंग्लैंड में it is known as rule of law by Dicey. It is an aspect of guarantee of equality before law. Rule of law means law के आगे सब समान है. Everybody is equal and same in front of law. This means that irrespective of the rank of a person or the condition of a person, you will be treated as the same as the other citizens of the country. And it is a requirement of rule of law that no man should be subjected to uncivilized, discriminatory and harsh treatment. Equality of law की एक requirement है, कंडीशन है कि किसी भी इंसान को हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी, अनसिविलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा एज कंपेयर टू द अदर पर्सन. ओके, पॉइंट इज क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन देन. तो क्वेश्चन ये आता है कि ये रीजनेबल, वी हैव अंडरस्टूड आर्टिकल 14, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज दिस रीजनेबल क्लासिफिकेशन देन. सी, सोसाइटी हैज डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल एंड नेचर. हमें पता है ना, एक समाज में अलग अलग क्लास के लोग होते हैं, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, तो उस वजह से नीड्स भी अलग होते हैं. That is why there are different needs of the classes of people which require different treatments. Therefore, many laws must be applied based on reasonable classification to maintain equality without any discrimination. हमारी भारतीय समाज में अलग डाइवर्सिटी बहुत है. There is a huge number of diversity in our Indian society, and that is why to meet the requirement and needs of the people of so diverse culture, thinking and nature, we need to apply different laws, many laws. So the Supreme Court says those laws, or the Indian Constitution also says those laws should be applied by maintaining equality. मतलब आप अलग अलग लोगों की नीड्स पूरे कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक
क्लास की नीड या एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी की नीड पूरे करने में आप दूसरे कम्युनिटी को उस चीज से वंचित रख रहे हो या उनको दबा रहे हो। इट इज सीन दैट अंडर आर्टिकल 14 classification is based on reasonable classification. So it is seen that under article 14 classification is based on reasonable classification and prohibits class legislation. इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का मतलब होता है कि सेम लॉ हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बट क्लास ऑफ पीपल पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। बट इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द कॉस्ट ऑफ द अदर सोसाइटी, अदर कम्युनिटी। दैट इज द रीजनेबल क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट अंडर आर्टिकल 14 कि सबको आप इक्वल कैसे रखोगे, जिनके डाइवर्स नीड्स हैं उनके नीड्स भी पूरे करने हैं और उन्हें इक्वली ट्रीट भी करना है। Okay, so this was reasonable classification and its validity under Article 14.